हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली भूगोल के तमाम वीडियो में हम छोटे छोटे संक्षिप्त रूप में कई बातों की चर्चा कर चुके हैं। हालांकि पिछले तमाम वीडियो इतने व्यापक हैं, इतने विस्तृत हैं कि एक एक टॉपिक को क्लियर करने में 10 से लेकर 15 दिन तक का समय लग सकता है, लेकिन अभी हमारा वो लेवल नहीं जो हम उसे इतने व्यापक स्तर पर अध्ययन करें। इसलिए हर बात की एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम हमारी पृथ्वी पर उपस्थित एक अति आवश्यक तत्व की बात करेंगे जिसके बिना मानव जीवन तो क्या, पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है, और वो तत्व है वायु। वायुमंडल जो हमें प्रदान करती है वायु, और इस वायु के अंतर्गत हमें कई प्रकार की वायु मिलती है, जिनमें प्राण वायु, ऑक्सीजन भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की जिसका नाम है वायुमंडल। ध्यान दें, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का एक विशाल आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का एक विशाल आवरण, विशाल घेरा जो पृथ्वी को घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। इस वायुमंडल का विस्तार कहां तक है, यह तो अभी खोज का विषय है, लेकिन चारों दिशाओं में, चारों ओर जहां तक मानव पहुंच सकता है वहां वायु पाई जाती है। यह वायुमंडल हमारा 3 तत्वों से मिलकर बनता है: गैस, धूलकण व जलवाष्प। तो इससे पहले वायुमंडल की परिभाषा को नोट कर लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, और ये वायुमंडल जो बनता है वो 3 प्रमुख तत्व, गैस, धूलकण और जल वाष्प से मिलकर बना। हमने जब टॉपिक पढ़ा था सौर मंडल का, तो आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय जब परिकल्पना पढ़ी थी, तो जेम्स जीन्स ने बताया था कि किस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ है। उन्होंने बताया कि सूर्य के नजदीक से एक विशाल तारा गुजर रहा था। यह तारा अपने मार्ग पर आगे बढ़
लेकिन इसके ज्वारीय बल के कारण, इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य में ज्वार उठा और सूर्य का एक हिस्सा इस तरीके से सूर्य से अलग हो गया। यह हिस्सा सूर्य से अलग हो गया। तारा अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। यह हिस्सा ना तो तारे में मिल पाया और ना ही सूर्य में मिल पाया। परिणाम से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा गया। धीरे धीरे इस टुकड़े में चटकने आरंभ हुई। इसका टेम्परेचर कम होता गया और यह टुकड़ों में बढ़ गया और ग्रहों का निर्माण। उन्हीं में से एक ग्रह हमारा पृथ्वी भी था। पृथ्वी ग्रह अत्यधिक तीव्र गति से ठंडा हुआ। वायुमंडल में यानी वातावरण जो था वह पारदर्शी होता चला गया। धुआं धूल कण धीरे धीरे सतह पर आते चले गए और वातावरण पूरी तरह से पारदर्शी हुआ और इसी पारदर्शिता का परिणाम है कि आज धरातल पर जीवन की उत्पत्ति हो पाई। तो यहां विभिन्न तरह की गैसें मौजूद हैं और उन गैसों में जो मुख्यतः प्रतिशत आता है वो नाइट्रोजन का आता है। अर्थात हमारे वायुमंडल के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में जो गैस मौजूद है वह नाइट्रोजन है, जिसका प्रतिशत 78.09%। ये नहीं देखे, कई बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जामों में कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है, तो हम ऑक्सीजन लिखते हैं। नहीं, ऑक्सीजन से ज्यादा हमारे जो वायुमंडल में गैस विद्यमान है वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद जो सेकंड नंबर पर गैस आती है वह है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा है 20.95%। यानी ये दो बड़ी गैसें आप देख सकते हैं। इन दोनों का अगर टोटल निकाला जाए तो 9 और 5 14 की 4 हासिल लगी 1, 9 और 1 10 0, 99.04%। तो यही दो गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और बाकी का जो शेष 1% है उसमें अन्य गैसें मौजूद हैं, जैसे ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किसको कह सकते हैं 0.003%। यानी लगातार ये धीरे 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 घटती चली जाती हैं। और इनके अलावा अन्य गैसें, जैसे हम बात करें अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्रिप्टॉन, ओजोन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऐसी कई अन्य गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है। लेकिन ये गैसें हल्की गैसें हैं जो धरातल से ऊपर रहती हैं, जबकि ये गैसें भारी गैसें हैं जो धरातल के नजदीक रहती है। यही ऑक्सीजन जो है वो प्राण वायु के रूप में जानी जाती है और इसी के कारण आज जैव जगत अपना अस्तित्व बनाए हुए। व्यक्ति भूखा रह सकता है कई दिनों तक, प्यासा रह सकता है कई घंटों तक, लेकिन बिना श्वास लिए वो कुछ मिनट ही रह सकता है।
2 मिनट 2.5-3 मिनट के बाद उसका दम घुटने लगता है, वो लंबे समय तक अपनी सांस को नहीं रोक सकता, और 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। व्यक्ति कुछ क्षणों में अपनी श्वास बंद करने का प्रयास भी करे, हालांकि योग के माध्यम से इस लंबी प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा लंबा नहीं। तो कहने का आशय यह है कि ये कुछ गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं, और इनके ना होने से हमारी पृथ्वी पर जैव जाति समाप्त हो सकती है। इनके ना होने से जैव जाति समाप्त हो सकती है, लेकिन अगर इनमें थोड़ा बहुत भी अंतर आ जाए तो भी हमारे जीवन पर खतरा मंडरा सकता है। आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी कम है, लेकिन हल्की सी इसकी बढ़ोतरी हमें संकट में डाल देती है। आज विभिन्न प्रकार के पर्यावरणविद इसी बात पर चिंतित है कि वातावरण में CO2 लगातार बढ़ रही है, और CO2 के बढ़ने का परिणाम यह निकलता है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन में कमी आती है। ऐसे में जीवन संकट में हो सकता है। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो योगदान देती हैं वो गैसें देती हैं, और इन गैसों का प्रतिशत आपके सामने मौजूद है। वही बात करें इसके बाद दूसरा शब्द जलवाष्प। वायुमंडल के कुल भाग का लगभग 5% हिस्सा जलवाष्प का है। आर्द्रता, क्योंकि तापमान की अधिकता के कारण धरातल पर मौजूद जो जलीय भाग है वो वाष्पित होकर ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद ये बादलों के रूप में जमा हो जाता है। यही कहलाती है जलवाष्प, और यह जलवाष्प लगभग 5% कुल वायुमंडल का लगभग 5% मौजूद है। देखा होगा आपने, घर पर खाना बनते हुए आपने बनाया होगा, कढ़ाई में हम जब खाना पकाते हैं तो ऊपर से तस्तरी, प्लेट, थाली ढक दी जाती है। कुछ देर बाद आप उसको उघाड़ेंगे तो आप पाएंगे कि गर्मी बढ़ने के कारण, टेम्परेचर के कारण जो कढ़ाई में तत्व मौजूद था उसकी वाष्प बनी, और वो वाष्प थाली के ऊपर जमा हो गई। देखना इस कार्य को करके, तस्तरी को उघाड़ना, किसी चमटी से, कपड़े से, नहीं हाथ से उठा लो। बहुत समय कहा था उठाने के लिए, क्योंकि आप बड़े मासूम होते हैं बच्चे, कहीं इस मासूमियत के कारण आप संकट में ना पड़ जाए। तो उसे तस्तरी को उखाड़ेंगे, जब आप देखेंगे, हटाएंगे, तो उसके नीचे छोटी छोटी बूंदें बनेंगी। ये बूंदें ही हैं जलवाष्प, यानी जल वाष्पित होकर ऊपर जाकर जम गया। वायुमंडल में और पृथ्वी में भी ऐसा ही है। नीचे मौजूद जो सागरीय क्षेत्र है या जलीय क्षेत्र है, चाहे नदी है, तालाब है, झील है या गड्ढे हैं, जो भी है, जब सूर्य की गर्मी इस पर पड़ती है तो ये वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ऊपर वायुमंडल में जमा हो जाता है। तो वायुमंडल में गैसों के साथ साथ दूसरा जो तत्व पाया जाता है वो जल वाष्प का पाया जाता है। वहीं तीसरा तत्व है धूल के कण। धरातल पर मौजूद मृदा, ज्वालामुखी विस्फोट, आकाशीय उल्का पिंडों का विस्फोट, ऐसे कई विस्फोट हैं या कई तत्व कारक हैं जिनके कारण आकाश में यानी वायुमंडल में ये धूल के कण जमा होते रहते हैं। तो गैसों और जलवाष्प के साथ साथ धूल के कण भी मौजूद हैं। देखा होगा और आपने महसूस किया होगा, बंद कमरे में
आप किसी एक छिद्र से सूर्य की रोशनी अंदर आने दीजिए। कमरा पूरा पैक है, बंद है। पैक का मतलब ऐसा नहीं चारों दीवारें हो, खिड़की वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है, दरवाजे ये सब ठीक है, लेकिन उस कमरे में आप एक छिद्र में से या छोटे सुराख में से आप सूर्य की रोशनी को अंदर आने दीजिए। जब सूर्य की किरणें अंदर आएंगी तो आप पाएंगे कि वहां पर कुछ कण आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कण धूल के कण हैं जो हर जगह मौजूद हैं। इस समय जहां आप बैठे हैं वहां भी मौजूद है, जहां मैं खड़ा हूं यहां भी मौजूद है। हर जगह धूल के कण मौजूद हैं जो हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश किसी माध्यम से होकर अंदर आता है तो हमें यह धूल के कण दिखाई देते, जिसको साइंस में टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज के अंतर्गत, नहीं तो आगे जाकर आप इसको पढ़ें। तो कहने का आशय यह है कि हमारे वायुमंडल जो बना हुआ है वो 3 तत्वों से मिलकर बनता है, गैस, धूलकण और जलवाष्प, और प्रत्येक की मात्रा यहां निश्चित है। इनकी मात्रा में अगर मामूली भी अंतर आता है तो वायुमंडल का जो संयोजन है, संतुलन है, वह बिगड़ता है और धरातल पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। वायुमंडल से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।